शुरुआती क्लास में आपको बताया गया था कि भाई दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक रे ऑप्टिक्स, एक वेव ऑप्टिक्स। आज तक कोई भी ऐसा परफेक्ट साइंटिस्ट हमारे पास नहीं हो पाए हैं जो एग्जैक्टली बता पाए कि लाइट के पास कौन सा नेचर है। तो जरूरत के हिसाब से या लाइट जो जो फेनोमेना नेचर में शो करता है, जैसे इमेज बनाता है, शैडो बनाता है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को रे मान लिया गया और उसके बेसिस पे आप पूरा ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स देख चुके, कैसे आप इमेज बनाते हैं, कहां शैडो बनता है, क्या होता है, ये सब देखें। और दूसरा, जो लाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट 3 कैरेक्टर होता है जो वो नेचर में शो करता है, लाइट का इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। जब इन तीनों को एक्सप्लेन करने का बारी आया तो अगर आप लाइट को रे मान के चलिएगा तो आप इन तीनों को कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाइएगा। तो अब जरूरत था लाइट को एक नए थ्योरी का, जो सबसे पहले उस समय यंग साइंटिस्ट थे, यंग्स, आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे, आप लोग सुने होंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट experiment which shows the wave character of light. लाइट के वेव कैरेक्टर को शो करने के लिए ये बहुत ही सफल उस समय का एक्सपेरिमेंट था। तो अब जो हम लोग लाइट के 3 इंपॉर्टेंट नेचर के बारे में पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस के बारे में बार बार वर्ड्स मेंशन कर रहे, दिमाग बैठा लो, चैप्टर यही है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये तीनों लाइट का नेचर आप तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे जब आप लाइट को वेव की तरह लेंगे। तो चलिए हम लोग अब लाइट को वेव की तरह लेके चलते हैं। वी हैव टू डिस्कस अबाउट वेव ऑप्टिक्स। लाइट इज सपोज्ड टू बी एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसके अंदर ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ लाइट तीनों परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो ट्रांसवर्स कैरेक्टर रखता है, मतलब ट्रांसवर्स वेव की तरह लाइट आगे बढ़ता है। अब यहां पे लाइट के अंदर का जो ट्रांसवर्स नेचर है, उसके बेसिस पे हम लोग लाइट का इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये तीनों एक्सप्लेन करेंगे। अब लाइट के अंदर ट्रांसवर्स नेचर है, ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो देखो, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये लाइट शो करेगा तो साउंड भी शो करेगा। मतलब लाइट और साउंड अगर दोनों इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन शो कर सकता है तो आप इन दोनों से, अच्छा आपको पता है क्या कि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है? हाँ, यस सर। तो अगर लाइट और साउंड दोनों इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन शो कर रहा है तो उससे हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि लाइट के पास ट्रांसवर्स नेचर है। लेकिन आइए तीसरे प्रॉपर्टी के, नाम है पोलराइजेशन। लाइट का पोलराइजेशन होता है लेकिन साउंड का नहीं होता, और पोलराइजेशन हमेशा ट्रांसवर्स वेव का होता है। अब देखो, अगर पोलराइजेशन केवल ट्रांसवर्स वेव का होता है और लाइट का पोलराइजेशन हो रहा है, इसका मतलब लाइट है ट्रांसवर्स नेचर। क्या बोलते हो, समझ में आया? तो आपसे ये पूछा जाता है कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन में कौन ऐसा है जो केवल ट्रांसवर्स वेव शो करता है? तो पोलराइजेशन। कौन ऐसा है जो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव दोनों शो करता है? तो इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। ठीक है, यही सब लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा लिखो, नीचे लिखो थ्योरी के नाम पर जो अभी तक आपको इंट्रोड्यूस कराए, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव Light is an electromagnetic wave which have transverse wave nature, which have transverse wave nature. First stop, आगे लिखो, on the basis of wave nature of light, on the basis of wave nature of light,
comma, we can explain interference, comma, diffraction. We can explain interference, comma, diffraction and polarization shown by light. Polarization shown by light. पैराग्राफ चेंज करके आगे लिखिए. Light as well as sound both can shows, light as well as sound both can shows interference and diffraction. Interference and diffraction. First stop. It means interference and diffraction can be shown by transverse as well as longitudinal wave. Interference and diffraction can be shown by and diffraction can be shown by transverse as well as longitudinal wave. Interference and diffraction can be shown by transverse as well as longitudinal wave. But polarization is only shown by light. Only shown by light, which confirm the presence of transverse nature, of light, which confirm the presence of transverse nature of light. हो गया? Yes, sir. अब आइए भाई, स्टार्टिंग विद सम टेक्निकल थिंग्स. कुछ बेसिक्स भी होगा, कुछ कंपटीशन के लिए भी होगा. जरा मेरी लाइन को समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा. रे ऑप्टिक्स का स्कूल लेवल और कंपटीशन लेवल में प्लेन मिरर का या रिफ्लेक्शन वाला जो सेक्शन था उसका डिफरेंस था. अदरवाइज ऑलमोस्ट हर चीज आपको बताया गया, एक दो टॉपिक छोड़ के, जैसे लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन हुआ, वेक्टर फॉर्म हुआ, ये आपका छूटा हुआ, सब हम लोग लास्ट में कर लेंगे. लेकिन वेव ऑप्टिक्स में स्कूल का कॉन्सेप्ट और कंपटीशन में बहुत बड़ा गैप. आप स्कूल के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ना है और पोलराइजेशन में दो लॉ पढ़ना है. एक है ब्रेवेस्टर्स लॉ और एक है लॉ ऑफ मिलर्स. तो स्कूल कॉन्सेप्ट के हिसाब से वेव ऑप्टिक्स 2 से 3 दिन का चीज है. लेकिन हम जैसा बोल चुके हैं कि इसमें स्कूल और कंपटीशन के बीच का गैप बहुत ज्यादा है, तो उस गैप को भरने में आपको 4-5 क्लास लग सकता है. तो थोड़ा ध्यान से अच्छे से समझते चलिएगा. हम आपको हर जगह मार्क करते जाएंगे, भाई देखो ये यहाँ आता है, यहाँ आता है, क्वेश्चन आता है. सबसे पहला है आपके पास, दैट इज कॉल्ड वेव फ्रंट. वेव फ्रंट क्या होता है समझो. मान लो यहां लाइट का एक सोर्स है, लाइट का ये सोर्स है, जैसे बल्ब है. तो जब बल्ब जलेगा तो बल्ब के जलने के साथ लाइट 3 डायमेंशन में सब तरफ आगे बढ़ेगा.
तो लाइट एज ए ट्रांसवर्स नेचर ये आगे बढ़ना स्टार्ट किया, तो इधर भी गया, तो फिर इधर भी गया, तो फिर इधर भी गया। ऐसे ही मत सोचिएगा, 3 डायमेंशन में हर तरफ गया। अब अगर हम तुमसे यहां पूछें कि देखो भाई सेम फेज में 11 का वेव में जो आप पढ़े थे फेज, वो फेज ये वाला पॉइंट अगर है ए, तो क्या इस वेव के ऊपर हम इसको बना सकते हैं ए? क्या यहां बना सकते हैं ए? और फिर क्या यहां बना सकते हैं ए? समझ में आ रहा हम क्या लिखना चाह रहे हैं? सेम फेज का जो पार्टिकल्स है उसको पकड़ो, तो ये सब चारों सेम फेज में है। उसी तरह अगर हम इसको बी लिखते हैं तो क्या इसको भी बी लिखेंगे? फिर ये भी बी होगा और ये बी होगा, बोलो समझा? अच्छा, अगर मान लो हम लोग इसको सी लिखते हैं तो क्या फिर इसको सी लिखेंगे, इसको सी लिखेंगे और इसको सी लिखें? यस सर। सेम फेज वाले पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए। जब आप सभी ए को ज्वाइन कीजिएगा आपको एक स्फीयर मिलेगा। हम सर्कल नहीं बोल रहे, हम स्फीयर बोल रहे हैं, क्योंकि ये 3 डायमेंशन में बात हो रहा है। 3 डायमेंशन में बात हो रहा है। उसी तरह सभी बी को अगर आप जोड़िएगा तो भी आपको एक स्फीयर ही मिलेगा। सभी बी को जोड़िएगा आपको एक स्फीयर मिलेगा। एंड सेम इज फॉर सी आल्सो। अब सुनो, अगर आप इस स्फीयर पे कोई भी पॉइंट चुनेंगे, क्या उन सब का फेज आपस में सेम होगा? यस सर। उसी तरह इस स्फीयर पे आप कोई भी पॉइंट चुनेंगे, क्या उन सभी पॉइंट्स का आपस में फेज सेम होगा? यस सर। यस सर। During propagation of light wave, ऐसा सरफेस जिस पे मौजूद हर एक पॉइंट सेम फेज में होता है, ऐसा सरफेस जिस पे मौजूद हर एक पॉइंट सेम फेज में होता है, उसको आप कहते हैं वेव फ्रंट। ऐसा सरफेस को है ना, सरफेस को आपके मैथमेटिकल लैंग्वेज में कंटिन्यूअस लोकस कहा जाता है। ऐसा सरफेस, ऐसा कंटिन्यूअस लोकस जिस पे मौजूद हर एक पॉइंट सेम फेज में होगा, उसको आप वेव फ्रंट कहते हैं। वेव फ्रंट, ठीक है। वेव फ्रंट का अलग अलग शेप होता है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सोर्स कैसा है। अगर हम लोगों के पास पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट होता है स्फेरिकल सेल्स। जैसे आप लेफ्ट में भी फिगर देख रहे हो, हम और भी फिगर बना देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट सोर्स है, तो ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है। लाइट ऐसे चल रहा है, ये रे है, ये जो आपको एरो वाला दिख रहा है ये रे है, ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर हम लोगों के पास लाइन सोर्स होता है, जैसे आपके घर का ट्यूबलाइट एक लाइन सोर्स है, लेकिन जो आपका घर का CFL बल्ब जल रहा है वो एक्चुअली पॉइंट सोर्स है। दोनों में अंतर होता है, लाइन सोर्स, पॉइंट सोर्स। लाइन सोर्स के केस में वेव फ्रंट होता है सिलिंड्रिकल। वेव फ्रंट होता है सिलिंड्रिकल। जैसे मान लो ये हमारे पास एक लाइन सोर्स है, तो रेज यहां से ऐसे बाहर निकलेगा, रेज है ये, बल्ब जला, ट्यूबलाइट जला, तो उसका वेव फ्रंट ऐसा होगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका सोर्स आपसे काफी दूरी पे हो, फॉर डिस्टेंट सोर्स, जैसे सन हमसे काफी दूरी पे, सन से जो भी रे आप तक आता है, वो सब पैरेलल लाइंस होता है, तो याद रखना वेव फ्रंट इसके पैरेलल प्लेन्स होता है। वेव फ्रंट्स प्लेन होता है, जरा गौर से फिगर समझिएगा।
वेव फ्रंट इस तरह का प्लेन होता है। फिर से एक और, वेव फ्रंट इस तरह का प्लेन होगा, प्लेन पैरेलल वेव फ्रंट्स होता है, पैरेलल वेव फ्रंट्स। ठीक, आगे सुनिए, इतना जो अभी आपको दिख रहा है ना, ये सब आपसे स्कूल में पूछा जा सकता है कि भाई पॉइंट सोर्स है तो कैसा होगा, लाइन सोर्स है कैसा होगा, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है या सन का वेव फ्रंट ड्रॉ करो तो भाई पैरेलल प्लेन्स बनाओ। लेकिन अब इसके अंदर का कुछ गहन अध्ययन कीजिए, ध्यान से समझिए। अगर आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक में ले चलेंगे तो आपको पता चल रहा है कि ये वेव फ्रंट जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यस नोट की तरह ध्यान देना, वेव फ्रंट इक्विवेलेंट विथ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह होता है। और पता है आपको लाइट का रे किसकी तरह होता है? लाइट का रे एक्चुअली आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह होता है। आप अगर सभी फिगर पे ध्यान दे रहे हैं, अगर आप सभी फिगर पे ध्यान दे रहे हैं तो जैसे हम लोग ये सीखे हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, उसी तरह हर वेव फ्रंट के ऊपर रे परपेंडिकुलर होता है। रे मस्ट बी परपेंडिकुलर ऑन वेव फ्रंट्स। रे हर जगह, हर फिगर पे ध्यान दो, वेव फ्रंट्स के परपेंडिकुलर होता है। देखो कहीं भी कोई भी फिगर आप उठा लो, जो भी आप रे बनाए हैं वो हमेशा वेव फ्रंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। इज दिस क्लियर? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। तो हमेशा ध्यान रखना कि रे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह होता है और वेव फ्रंट इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह होता है। ठीक है, अब यहां से कुछ और भी देखो, चीजों को समझो। प्रोसेस ऑफ ड्राइंग वेव फ्रंट्स। आप नया वेव फ्रंट्स कैसे बना सकते हैं? आपको तो अभी मास्टर को सिखा दिया, आप वहां तक ड्रॉ कर लिए, कुछ नया आएगा तो कैसे काम करेंगे? यू हैव टू फॉलो ओनली 2 और 3 सिंपल रूल्स। पहला रूल तो आपके ऊपर वाला रूल है कि रे परपेंडिकुलर ऑन वेव फ्रंट। रे जो है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, पहले मेरे हिसाब से पहले रे बना लीजिए, उसके परपेंडिकुलर का शेप बनाइए। उसमें भी हम आपका हेल्प कर देते हैं। पैरेलल रेज, पैरेलल वेव फ्रंट। देखो क्या यहां काम कर रहा है? पैरेलल रे है, उसके परपेंडिकुलर पैरेलल वेव फ्रंट्स है। इज दिस क्लियर? अब पैरेलल रे अगर नहीं है तो रे दो तरह का होता है, एक कहीं कन्वर्ज करता है या कहीं से डाइवर्ज करता है। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग रेज। देखिए इसी में हमको कंटिन्यू नीचे लिखना है, हम इधर लिख रहे हैं। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग रेज वेव फ्रंट्स आर spherical concentric at point of convergence or divergence। ध्यान से समझो, कभी भी अगर कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग रेज दिखा तो वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा, जिसका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, जिसका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस वही होगा जहां पे रे मिल रहा है या मिलते हुए दूर जा रहा है। कुछ आप देखिए ध्यान से, पहले मेरा कुछ बताया हुआ एग्जांपल्स आप देखिए, आपसे सब कुछ नया नया बनने लगेगा। ध्यान से चलिए, मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं हम आपको बोलेंगे देखो भाई ये एक लेंस है, बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन को आवाज
इस पे बोला गया कि देखो पैरेलल वेव फ्रंट्स इंसिडेंट हो रहा है, मतलब ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और उस पे पैरेलल वेव फ्रंट्स गिर रहा है, पैरेलल वेव फ्रंट्स गिर रहा है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वेव फ्रंट का शेप बनाओ। तो जब तुमसे बोला गया कि इंसिडेंट वेव फ्रंट्स आर parallel planes, then draw refracted wavefront। रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट का शेप ड्रॉ करो। अब देखो तुम ही समझो, इंसिडेंट वेवफ्रंट अगर पैरेलल प्लेन्स है तो क्या पैरेलल रेज इसके ऊपर गिरेगा? अब बताओ अगर लेंस के ऊपर पैरेलल रे गिर रहा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा? आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां मिलेगा? फोकस पे। तो ये मिला भाई फोकस पे, फोकस पे मिला। अब आपको ऐसे इसका स्पेस देखिए आगे, तो अब आगे मेरा रे क्या है? कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज। तो अगर कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग रहता है तो हम लोगों को स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल वेवफ्रंट बनाना पड़ता है। लेकिन कॉन्सेंट्रिक तो आप बोल रहे हो, उसका सेंटर हम कहां रखें? वही रखिए जहां ये मिल रहा है। कहने का मतलब इस तरह का वेवफ्रंट होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। सबको समझ में आया? हम क्यों ड्रॉ कर दिए? आगे की तरफ स्फेरिकल ऐसा, सेंटर यहां रखना है, स्फीयर ऐसे बनाएंगे। करेक्ट है? यस सर। दूसरा डायग्राम, इजी गोइंग। दूसरा डायग्राम मान लो जैसे तुमसे बोलते हैं कि देखो हमारे पास एक कॉन्केव लेंस है और उसके ऊपर पैरेलल रे ऐसे गिरा है। तो इस फिगर को देख के बताइए इंसिडेंट वेव फ्रंट का शेप बताइए। हम बोल रहे हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट का शेप बताओ और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का शेप बताओ। इंसिडेंट का शेप बताओ, रिफ्रैक्टेड का शेप बताओ। बोलो जल्दी। दोनों अपोजिट होगा। ये अपोजिट अपोजिट क्या बोलता है? अपोजिट का मतलब क्या होता है बताओ? अपोजिट का मतलब क्या होता है बता, समझाओ। सेंटर के हिसाब इंसिडेंट वेव फ्रंट पैरेलल प्लेन्स होगा और बिकॉज ये पैरेलल है तो कॉन्केव लेंस को ऐसा लगेगा कि ये डाइवर्ज कर रहा है कुछ ऐसे। करेक्ट है? तो उसके बाद फिर ऐसे बनेगा, सेंटर यहां रहेगा। बोलो समझा? यस सर। ये अपोजिट अपोजिट वर्ड का खुद से मीनिंग कुछ समझता है कि हमको बोल के कंफ्यूज कर रहा है कि चलो मास्टर को लपेट देंगे आज। चलो ठीक है, एक डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद फिर आगे नोट करना है। एक डेफिनेशन लिख लो वेव फ्रंट का। वेव फ्रंट का लिखो डेफिनेशन। वेव फ्रंट का डेफिनेशन लिख लीजिए। दैट सरफेस और कंटिन्यूअस लोकस, that surface or continuous locus on which that surface or continuous locus, कंटिन्यूअस क्या? locus LOCUS, that surface or continuous locus on which all the points are in same phase, in which all the points are in same phase, all the points are in same phase
comma is known as wave front. चलो नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो। चलो देखो कुछ और एग्जांपल्स इसमें आप ऐड करें। मान लीजिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि देखो भाई हमारे पास एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म पे ऐसे पैरेलल रे गिर रहा है। तो पैरेलल रे क्या होता है ना, प्रिज्म अपने बेस की तरफ मोड़ देता है, लेकिन अगर वो पैरेलल शुरू में था तो बाद में भी पैरेलल रहेगा। हम तो एक ही सजेशन आपको दे रहे हैं कि भाई रे डायग्राम बना लीजिए और रे डायग्राम के परपेंडिकुलर में वेव फ्रंट्स दिखा दीजिए। रे डायग्राम के परपेंडिकुलर में वेव फ्रंट्स दिखा दीजिए। यहां इंटर करने वाला भी वेव फ्रंट पैरेलल होगा और निकलने वाला भी वेव फ्रंट पैरेलल होगा, लेकिन मुड़ जाएगा, घूम जाएगा। अभी मान लीजिए आपके पास कोई एक कॉन्वेक्स मिरर है, और इस पे आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो ऑब्जेक्ट से रे निकलेगा और टकरा के है ना फिर इधर जाएगा। ऑब्जेक्ट से रे निकलेगा, टकरा के फिर इधर जाएगा। अब देखो अगर कोई तुमसे बोल दे कि इंसिडेंट रे का वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड रे का वेव फ्रंट दोनों बनाओ, तो इंसिडेंट रे का वेव फ्रंट बनाने में उसका सेंटर यहां रखना और रिफ्लेक्टेड रे का वेव फ्रंट बनाने के लिए आप देख लीजिए कि इमेज कहां बन रहा है। इमेज को ध्यान में रख के फिर आप वेव फ्रंट्स ड्रॉ करें लाइक दैट। यहां सेंटर बनना है, ये और ये दोनों रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, और ये दोनों जो दिखाई दे रहा है दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट से हो जाता है, कोई स्टूडेंट जहां हाइपोथेटिकल डॉटेड लाइन बनाते हैं वहां भी वेव फ्रंट दिखा देते हैं। वेव फ्रंट वही होता है जहां एक्चुअल रेज है। जैसे यहां एक्चुअल रेज है तो वेव फ्रंट इधर होगा, यहां नहीं होगा। ये तो आप डॉट बना के बता रहे थे कि हाँ यहां इमेज बनेगा, रे थोड़ी ना है यहां पर। तो यहां पे कभी भी वेव फ्रंट ड्रॉ ना करें, ठीक है। अब इससे ऊपर उठिए, कंपटीशन में एक अलग तरह का क्वेश्चन भी आता है, उसको ध्यान से सुनिए। टू फाइंड मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर वेव फ्रंट एंड रे ऑफ लाइट। कभी कभी ये क्वेश्चन आया है कि भाई अगर हम वेव फ्रंट का मैथमेटिकल इक्वेशन आपको दे दें तो आप रे का इक्वेशन निकालिए, या रे का इक्वेशन अगर हम आपको दे दें तो वेव फ्रंट का इक्वेशन निकालिए। हम तो यहां पे आपको ले चलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, रिमेंबर दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस dv by dr, याद आ रहा है, एंड dv इज इक्वल्स टू माइनस e डॉट dr। ये दो चीज आप पढ़े हो ना? यस सर। बस उसी का वेव फ्रंट में क्या होगा, जहां E है वहां रे होगा, और माइनस d by dr ऑफ जहां b है वहां वेव फ्रंट होगा। बस कॉपी पेस्ट, dv इज इक्वल्स टू माइनस e डॉट dr, जैसे बनाना बनाओ, ये तरीका। तो हमेशा आप तैयार रहिएगा कि अगर बहुत अच्छा कंपटीशन में क्वेश्चन सेट होगा तो आपसे इक्वेशन पूछ लेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता यहां पर। तो ये पहला पार्ट था जो आपका खत्म हुआ। इतना अगले दिन देख के बैठिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप अगले दिन हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ेंगे
और फिर आप धीरे धीरे इंटरफेरेंस के थ्योरी में इंटर कर जाएंगे, इंटरफेरेंस का थ्योरी। तो अच्छा डिस्कशन है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नोट कर लो, इतना ही के लिए आज रखते हैं, ठीक है।